नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। कुछ देर सोचने के बाद वो होंग ने तय किया कि वह वांग वेई को कुछ बातें बताएगी। उसने उसे इशारे से नीचे बैठने के लिए कहा ताकि आराम से बात की जा सके। हालांकि वे वास्तव में जमीन पर नहीं बैठे, बल्कि जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैर रहे थे। अपने शब्दों को व्यवस्थित करने के बाद वो होंग ने समझाना शुरू किया। पैरागॉन पूरे स्वर्ग और अनगिनत संसारों में, पूरे कैस में सबसे श्रेष्ठ अस्तित्व होते हैं। उन्हें पूरे ब्रह्मांड के साधकों द्वारा कैस का प्रिय कहा जाता है। लेकिन वांग वेई इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम थोड़ा और स्पष्ट बता सकती हो? वो होंग ने उसे घूरते हुए कहा, मैं वहीं तक पहुंच रही हूं, थोड़ा धैर्य रखो। उसकी इस हरकत से वांग वेई थोड़ा शर्मिंदा हो गया। पैरागॉन एक उपाधि भी है और एक साधना स्तर भी। सही रूप से कहें तो ये ग्रेट एम्परर के बाद का अंतिम स्तर है। जब कोई इस स्तर तक पहुंचता है तो उसे माना जाता है कि वह दाव के अंत तक पहुंच गया है, यानी साधना मार्ग का अंत, क्योंकि उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। वांग वेई यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। वो होंग के अनुसार पहले ग्रेट एम्परर बनना पड़ता है, उसके बाद ही पैरागॉन बना जा सकता है। लेकिन कैस का प्रिय जैसी उपाधि से साफ था कि पैरागॉन साधारण नहीं होते। अब वांग वेई के मन में सवाल था, उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्या यह उस नीली रोशनी की वजह से है जिसे उसने पृथ्वी पर स्पेस क्रैक में समाते समय अवशोषित किया था? अपने विचारों को शांत करने के बाद उसने पूछा, अगर मेरे पास पैरागॉन जैसी आत्मा है तो मुझे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। जैसे मैं आसानी से दाव के नियम समझ पाता या भ्रम और मानसिक नियंत्रण मुझ पर असर नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होंग उसे देखकर निरुत्तर हो गई। कभी कभी उसका आत्ममुग्ध स्वभाव अचानक सामने आ जाता था। वह बोली, पहली बात, तुम्हारी आत्मा में केवल पैरागॉन की गुणवत्ता है, मात्रा नहीं। दूसरी बात, ज़्यादातर पैरागॉन दाव के नियमों से परिष्कृत होते हैं, लेकिन तुम्हारा मामला अलग है। तुम्हारी आत्मा बिना दाव नियमों के ही उस स्तर तक पहुंच गई है। तुम्हारे पास सामान्य नियमों की शक्ति भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का सही उपयोग करना नहीं आता। उसने मन ही मन सोचा, असल कारण यह है कि किसी ने तुम्हारी पैरागॉन आत्मा की शक्ति को सील कर दिया है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकती। वांग वेई को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने उस विचार को फिलहाल छोड़ दिया। उसने उत्साह से पूछा, क्या तुम मुझे मेरी आत्मा की शक्ति का उपयोग करना सिखा सकती हो? वो होंग ने शांत स्वर में कहा, दुर्भाग्य से नहीं। क्यों नहीं? ये तुम्हारे ही भले के लिए है। इसका क्या मतलब? वो होंग बोली, अगर तुम इस दुनिया में पैरागॉन की शक्ति का उपयोग करने लगो तो मैं गारंटी देती हूं कि तुम ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे। चाहे दाव ओपनिंग सेक्ट अपने सभी 9 सम्राट निर्माण और सभी सम्राट हथियार इस्तेमाल कर ले, चाहे सभी दाव पूर्वज और अमर वेनेरेबल जाग जाएं, कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा परिणाम केवल मृत्यु होगा और तुम्हारे संपूर्ण संप्रदाय का विनाश भी होगा। जब तक तुम्हारे संप्रदाय का कोई ग्रेट एम्परर पैरागॉन स्तर तक न पहुंच जाए, तब तक तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है। और अगर कोई पैरागॉन तुम्हारी मदद भी करे, तब भी तुम्हें इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वांग वेई गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि पैरागॉन से जुड़े रहस्य बहुत गहरे हैं। उसने सोचा, ये संसार कितना विशाल और जटिल है, और अगर पूरे ब्रह्मांड को जोड़ दे तो कितना अधिक विशाल होगा। उसने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। अब तक की उसकी सारी उपलब्धियां कुछ भी नहीं थीं। उसने खुद को चेतावनी दी, कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना है। फिर उसने पूछा, अगर कोई पैरागॉन मेरी मदद करे तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, कमरा अचानक काले और सफ़ेद रंग में बदल गया। एक शक्तिशाली इच्छा वहां प्रकट हुई। वह अत्यंत महान, ठंडी और उदासीन थी। वांग वेई ने सोचा ये स्वर्गीय दाव है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह उससे भी अधिक महान है। ऐसा लगा जैसे स्वर्गीय दाव उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उस इच्छा ने पूरे कमरे को जांचा। पहले उसने वांग वेई को देखा, उसके शरीर, साधना और दाव हृदय तक सब देख लिया। लेकिन जब वह उसकी आत्मा तक पहुंची, एक रहस्यमय शक्ति ने उसे रोक दिया। उस शक्ति ने उस इच्छा को भ्रमित कर दिया, जिससे उसे लगा कि वांग वेई की आत्मा में कुछ खास नहीं है। वो होंग ये सब देख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने गलती कर दी, मुझे ये रहस्य अभी नहीं बताने चाहिए थे। यहाँ तक कि ग्रेट दाव भी प्रकट हो गया। उस इच्छा ने वो होंग को भी देखना चाहा, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं और कुछ नहीं कहूँगी। कुछ क्षण बाद वह इच्छा गायब हो गई। वांग वेई ने पूछा, वह क्या था और मुझे उससे इतनी घृणा क्यों हुई? वो होंग ने जवाब नहीं दिया। वह बोली,
तुमने देख लिया कि कुछ बातें बताने पर क्या होता है। जब तक तुम ग्रेट एम्परर नहीं बनते, मैं बहुत सी बातें नहीं बता सकती। वांग वेई समझ गया, वह खुद अपने बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानता। उसने सोचा, शायद उसका भविष्य वाला स्वरूप किसी बड़े खेल में शामिल है, और वह अभी उसके परिणाम भुगत रहा है। उसने एक सिद्धांत बनाया, भविष्य का वह और कोई सर्वोच्च अस्तित्व समय और स्थान के साथ खेल रहे हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन इस दुनिया में यह असंभव नहीं है। उसने पृथ्वी के एक सिद्धांत को याद किया, रेट्रोकॉजल क्वांटम थ्योरी, जिसके अनुसार भविष्य और वर्तमान एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उसकी कई समस्याओं का उत्तर मिल सकता था, जैसे उसकी असाधारण प्रतिभा और अनुभव। ये वुहोंग की उपस्थिति को भी समझा सकता था। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझे कुछ और बता सकती हो बिना खतरे में पड़े? वुहोंग ने कहा, तुम्हारी पैरागॉन आत्मा के कारण तुम्हारे लिए प्राइमोर्डियल स्पिरिट स्तर में प्रवेश करना लगभग असंभव होगा। ये सब सुनने के बाद वांग वेई के चेहरे पर चिंता और सोच की लकीरें उभर आईं। हालांकि वह वुहोंग की बातों का सामान्य अर्थ समझ गया था, फिर भी उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहते हुए उसने सेंट रियल्म के गोल्डन रॉक के मांस के बचे हुए हिस्से निकालकर खाना शुरू किया ताकि अपनी ऊर्जा वापस पा सके। आज एक ही दिन में उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। उसने वुहोंग के लिए भी खाना रखा, लेकिन उसे भूख नहीं थी। सीधे जवाब देने के बजाय वुहोंग ने पूछा, तुम प्राइमोर्डियल स्पिरिट रियल्म में प्रवेश करने के बारे में क्या जानते हो? वांग वेई बोला, सरल शब्दों में कहूं तो एक साधक पहले अपनी गुड फॉर्चून फ्लेम से एक दिव्य शरीर बनाता है जो नियमों लॉ की शक्ति को सह सके। तब वह डिवाइन बॉडी रियल्म में प्रवेश करता है। उसके बाद उसी गुड फॉर्चून फ्लेम से अपनी आत्मा को परिष्कृत करके प्राइमोर्डियल स्पिरिट बनाना पड़ता है ताकि वह नियमों की शक्ति का उपयोग कर सके। ये कहते ही वांग वेई अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे जैसे कुछ समझ में आया। वुहोंग ने पूछा, तो तुम समझ गए? फिर उसने कहा, तुम्हारी पैरागॉन आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारी गुड फॉर्चून फ्लेम उसे प्राइमोर्डियल स्पिरिट में बदल ही नहीं सकती जब तक कि तुम अपनी पैरागॉन आत्मा की गुणवत्ता को त्याग न दो। वांग वेई ऐसा कभी नहीं करेगा। भले ही अभी यह आत्मा उसके लिए परेशानी बन रही हो, लेकिन वह जानता था कि भविष्य में इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा अगर वह इसके साथ आने वाली मुश्किलों को पार कर ले। कुछ सोचकर उसने हाथ हिलाया और उसकी हथेली में उसकी गुड फॉर्चून फ्लेम प्रकट हो गई। उसने पूछा, मेरी फ्लेम सामान्य से अलग है, क्या ये भी पर्याप्त नहीं है? सबसे शक्तिशाली गुड फॉर्चून फ्लेम में भी केवल 12 रंग होते हैं, लेकिन उसकी फ्लेम में 13 रंग थे जो उसकी असाधारणता का संकेत था। वुहोंग ने फ्लेम को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, 9 चरम है, 12 पूर्णता है और 13 विरक्ति डिटैचमेंट है। वांग वेई ने पहले ये कहावत सुनी थी, लेकिन 13 इक्वल्स विरक्ति वाला हिस्सा नहीं सुना था। वह पूछना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आज उसने पहले ही बहुत कुछ जान लिया था और वह और मानसिक दबाव नहीं लेना चाहता था। उसे पता था कि वुहोंग इस बार जवाब नहीं देगी। उसने फिर पूछा, तो क्या मेरी फ्लेम मुझे प्राइमोर्डियल स्पिरिट रियल्म में प्रवेश करने में मदद कर सकती है? वुहोंग ने जवाब दिया, ये तुम्हारी संभावना बढ़ाती है, लेकिन अकेले इससे सफलता संभव नहीं है। वांग वेई ने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वुहोंग बोली, मुझे नहीं पता, और तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुमने खुद ही कुछ उपाय सोच लिए होंगे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वांग वेई ने सिर हिलाया। उसके पास कुछ योजनाएं थीं, भले ही उसे पता नहीं था कि वे काम करेंगी या नहीं, लेकिन उसके पास समय बहुत था, सैकड़ों या हजारों साल, इसलिए वह ज़्यादा चिंतित नहीं था। लेकिन एक चीज़ उसे परेशान कर रही थी। उसे लगा कि वुहोंग से मिलने के बाद उसकी सोच थोड़ी बदल गई है। वह धीरे धीरे उस पर निर्भर होने लगा था। वह समझता था कि यह स्वाभाविक है क्योंकि वुहोंग उससे ज़्यादा जानती थी, लेकिन उसने खुद को चेतावनी दी कि वह उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह कभी सच्चा सम्राट नहीं बन पाएगा। एक सच्चा सम्राट वह होता है जो अकेले स्वर्ग और पृथ्वी का भार उठा सके। दूसरों की मदद ले सकता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये समझने के बाद वांग वेई की मानसिक स्थिति और मजबूत हो गई। अब उसे पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उतनी बड़ी नहीं लगीं। उसने तय किया कि हर परिस्थिति में शांत रहना है और अपने लाभ के लिए योजना बनानी है। इस आत्मबोध एपिफनी के बाद उसने गहरी सांस ली। वुहोंग मुस्कुरा रही थी। उसे पहले से ही पता था कि वांग वेई खुद अपनी समस्या समझकर हल निकाल लेगा। जिन लोगों का दांव हॉट मजबूत होता है, वे अपने मन और भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। कुछ देर बाद वांग वेई ने विषय बदलते हुए पूछा, क्या तुम मुझे एम्प्रेस वू के बारे में बता सकती हो? वुहोंग बोली, हाँ, यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। क्या जानना चाहते हो? वांग वेई ने कहा, उसका उदय कैसे हुआ और वह अचानक गायब क्यों हो गई? वुहोंग ने जवाब देने से पहले पूछा, पहले तुम मुझे डेविल एरा के बारे में बताओ। वांग वेई बोला,
एब्सोल्यूट बिगिनिंग एम्परर के बाद दुनिया में थोड़े समय के लिए शांति आई। फिर अचानक एक और दुनिया 9 डेविल गॉड वर्ल्ड ने हमला कर दिया। ये डेविल्स बहुत क्रूर थे। वे हत्या, बलात्कार और विनाश में आनंद लेते थे। वे सभी जातियों को गुलाम बनाकर पशुओं की तरह इस्तेमाल करते थे। उनकी साधना पाप और बुरे कर्मों पर आधारित थी। जितना ज़्यादा बुरा काम उतनी ज़्यादा शक्ति। सबसे भयानक बात यह थी कि उस दुनिया में एक साथ 9 ग्रेट एम्परर थे जिन्हें डेविल गॉड्स कहा जाता था। हालांकि एक विशेष व्यवस्था ह्यूमन प्रिजर्वेशन अरे ने उन्हें पूरी तरह आने से रोका, लेकिन उनके बाकी सैनिक काफ़ी थे। हमारे दुनिया के साधक उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। और एक और समस्या थी, वे बिना पहचान टोकन के भी हेवनविल के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इस कारण एक पूरे युग तक हमारे संसार के ज़्यादातर ग्रेट एम्परर डेविल रेस से थे। हमारे कुछ प्रतिभाशाली लोग भी ग्रेट एम्परर बने, लेकिन उन्हें तुरंत मार दिया गया, सील कर दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। फिर एक तलवार संप्रदाय का सम्राट आया जिसने 2 डेविल गॉड्स को मार दिया और बाकी से शांति समझौता किया। तब पता चला कि हेवनविल एक पद पोजीशन है। जब कोई डेविल इसे प्राप्त करता है तो वह कुछ समय के लिए डेविल गॉड बनता है। फिर वह इसे लेकर जा सकता है और सच्चा ग्रेट एम्परर बन जाता है। इस प्रक्रिया को जल्दी खत्म करने के लिए वे दूसरे संसारों पर हमला करते थे और उन्हें बलिदान कर देते थे। ये डेविल एरा काफ़ी समय तक चला, जब तक एम्प्रेस वू ने आकर इसे खत्म नहीं किया। वू होंग ने सिर हिलाया, क्योंकि वांग वेई ने जो बताया था वह उस युग की सामान्य और व्यापक जानकारी थी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू किया। एम्प्रेस वू का जन्म नश्वर दुनिया के एक बहुत छोटे गांव में हुआ था। जैसा कि तुम समझ सकते हो, उस समय आम इंसानों की स्थिति साधकों से भी बदतर थी, क्योंकि उनके पास न तो ताकत थी और न ही इच्छा शक्ति कि वे डेविल रेस का विरोध कर सकें। उस समय का नियम यह था कि जैसे ही किसी गांव, शहर या राज्य की जनसंख्या एक सीमा तक पहुंचती, तो उसमें से 90% लोगों को डेविल रेस के लिए भोजन, गुलाम या खिलौना बना दिया जाता था। बाकी 10% को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा जाता था ताकि वे फिर से जनसंख्या बढ़ा सकें और अगली बार फिर उनका चयन किया जा सके। एम्प्रेस वू के जन्म के तुरंत बाद ही उसके माता पिता चुन लिए गए और उसे गांव के एक बूढ़े आदमी ने पाला। जब वह 18 साल की हुई तो वह एक बहुत सुंदर युवती बन चुकी थी जिसने एक मानव कुलीन नोबल का ध्यान आकर्षित किया। ये सुनकर वांग वेई ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, इतने भयानक समय में भी मानव कुलीन थे? वू होंग ने समझाया, ये तथाकथित मानव कुलीन असल में मानव जाति के गद्दार थे। उन्होंने अपनी ही जाति को धोखा देकर डेविल रेस के सामने समर्पण कर दिया था और उनके नौकर बन गए थे। डेविल रेस को ऐसे गद्दार बहुत पसंद थे और वे उन्हें इंसानों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ ने तो अपने शरीर में डेविल रेस का खून तक डाल लिया था ताकि वे अपने मालिकों के और करीब हो सकें। वांग वेई ने सिर हिलाया। उसे यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि मानव जाति जटिल होती है और अपने ही लोगों से विश्वासघात करना असामान्य नहीं है। उसने एक और सवाल पूछा, क्या ये सच है कि डेविल कल्टिवेटर डेविल रेस से उत्पन्न हुए हैं? वू होंग ने जवाब दिया, हाँ, शुरुआत में डेविल कल्टिवेटर सामान्य साधक थे जिन्होंने डेविल रेस की साधना पद्धति को अपनाया। उन्होंने इसे अपने मूल मार्ग ओरिजिन पाथ के साथ मिलाकर अधिक शक्तिशाली बनने और डेविल रेस का सामना करने की कोशिश की। कई डेविल एम्परर उसी समय पैदा हुए और उन्होंने डेविल रेस के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इसी कारण भले ही लोग उन्हें पसंद नहीं करते, फिर भी उन्हें रहने दिया जाता है क्योंकि उन्होंने उस युग में बड़ा योगदान दिया था। फिर वू होंग ने आगे बताया, वह मानव कुलीन एम्प्रेस वू को खुद के लिए नहीं चाहता था, बल्कि उसे एक डेविल प्रिंस को देना चाहता था। डेविल प्रिंस डेविल गॉड बनने के उत्तराधिकारी होते थे। जब कोई डेविल गॉड अपनी स्थिति छोड़ता तो ये प्रिंस आपस में लड़ते और विजेता नया डेविल गॉड बनता। एम्प्रेस वू को पता था कि अगर वह पकड़ी गई तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए वह गांव से भाग गई। उसी दौरान उसे एक भाग्यशाली अवसर मिला और उसने साधना का मार्ग शुरू किया। लेकिन उसके शुरुआती साल बहुत कठिन थे। वह लगातार भागती रही क्योंकि वह मानव कुलीन उसका पीछा कर रहा था। स्थिति और खराब हो गई जब उस डेविल प्रिंस को उसके बारे में पता चला और उसने उसे पाने की इच्छा जताई। उसने मानव गठबंधन ह्यूमन अलायंस से वादा किया कि अगर वे उसे उसके पास भेज दें तो वह इंसानों की पीड़ा कम करने के लिए अन्य डेविल प्रिंस से बात करेगा। क्योंकि वह डेविल प्रिंस बहुत प्रतिभाशाली था, हजारों पीढ़ियों में एक बार आने वाला, इसलिए मानव गठबंधन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये सुनकर वांग वेई चौंक गया। उसे पता था कि उस समय दाओ ओपनिंग सेक्ट ही उस गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा इतिहास कभी नहीं सुना था। वू होंग ने समझाया, इतिहास में यह बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह बहुत शर्मनाक थी, इसलिए इसे मिटा दिया गया। अगर तुम कभी अपनी सेक्ट के गुप्त अभिलेख देखोगे तो तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। वांग वेई को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि कोई भी शक्तिशाली संगठन पूरी तरह निर्दोष नहीं होता। उसे ये भी लगा कि उसका अपना परिवार और पिता भी अपने पद के लिए कठिन फैसले ले चुके होंगे। वू होंग ने आगे कहा, उस डेविल प्रिंस के वादे के बाद एम्प्रेस वू का जीवन भागते और छिपते हुए बीता।
वह अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जो लोग उसके करीब थे वे भी कहते थे कि उसे खुश होना चाहिए कि डेविल प्रिंस उसे चाहता है। वे कहते थे कि वह उसके लायक नहीं है, बल्कि यह उसके लिए सम्मान की बात है। उस समय वह एक गरीब और साधारण साधक थी, इसलिए हर कोई उसकी कीमत और योग्यता पर सवाल उठाता था। ये सुनकर वांग वेई समझ गया कि वो उनका स्वभाव कहाँ से आया है। वह शायद एम्प्रेस वू से ही प्रेरित था, लेकिन वह हैरान हुआ जब उसने साधारण शब्द सुना। उसने पूछा, क्या तुम कह रही हो कि इतनी महान एम्प्रेस वू शुरुआत में साधारण थी? वू होंग ने शांत होकर कहा, हाँ, शुरुआत में वह सच में साधारण थी। जब तक वह वर्ल्ड शैटर्ड रियल्म तक नहीं पहुंची और नियमों को नहीं समझा, तब तक उसकी असली प्रतिभा सामने नहीं आई। असल बदलाव उसके जीवन में सुपरनेचुरल रियल्म के बाद आया। वांग वेई ने पूछा, विस्तार से बताओ। वू होंग ने कहा, उसने अपनी साधना एक सामान्य तकनीक से शुरू की। उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे और लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसलिए बॉडी रिफाइनिंग में वह केवल 9वीं परत तक पहुंची। उसका डिवाइन सी सामान्य था। उसके पास 270 डिवाइन वेन्स थे। उसकी गुड फॉर्चून फ्लेम भी सिर्फ 9 रंग की थी, यानी वह पूरी तरह एक साधारण साधक थी। वांग वेई यह सुनकर चकित हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि यह स्थिति के अनुसार सही है। उसने एम्प्रेस वू की और ज़्यादा प्रशंसा की। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वह इतनी महान बनी। उसने अपने जीवन के लिए आभार महसूस किया और तय किया कि वह अपनी हर चीज़ की रक्षा करेगा। उसने उत्सुकता से पूछा, फिर सुपरनेचुरल रियल्म में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे असाधारण बना दिया? वू होंग ने जवाब दिया, एक प्राचीन अवशेष प्राप्त करने के बाद उसने इतनी क्यूइलक भाग्य शक्ति प्राप्त की कि वह पर्पल गोल्ड स्तर तक पहुंच गई। फिर उसे एक निषिद्ध जन्मजात प्रतिभा मिली, जिसका नाम था यूनिवर्सल सील। कुछ क्षण रुकने के बाद वू होंग ने आगे समझाना शुरू किया। उसने कहा कि यूनिवर्सल सील ऐसी क्षमता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी भी चीज़ को सील कर सकती है, चाहे वह चीज़ अस्तित्व में हो या ना हो, भौतिक हो या अभौतिक, आध्यात्मिक हो या गैर आध्यात्मिक, यहाँ तक कि जीवन, मृत्यु और भाग्य जैसे सिद्धांत भी। संक्षेप में, वह पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को सील कर सकती थी। वांग वेई ने सिर हिलाया। ये क्षमता वास्तव में बहुत भयानक थी, लेकिन चूंकि यह निश्चित प्रतिभा थी, इसलिए इसमें कोई न कोई सीमा जरूर होगी। उसने पूछा कि इसकी सीमा क्या है? वू होंग ने शांत स्वर में कहा कि वह इसे अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही उपयोग कर सकती थी। वांग वेई ने यह सुनकर सिर हिलाया और पूछा कि फिर यह प्रतिभा उसके लिए उपयोगी कैसे बनी। वू होंग ने बताया कि इस प्रतिभा को पाने के बाद एम्प्रेस वू ने इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसका गहराई से अध्ययन किया। भले ही उसकी मूल प्रतिभा साधारण थी, लेकिन उसकी समझ बहुत तेज थी। उसने अपने इस कौशल के आधार पर एक नई साधना विधि बनाने की कोशिश की और जब वह वर्ल्ड शैटर्ड रियल्म में पहुंची और नियमों को समझा, तब वह सफल हुई। उसी समय से उसकी तेज प्रगति शुरू हुई। थोड़ा रुककर वू होंग ने चाय बनाई और गोल्डन रॉक का मांस खाते हुए आगे बताया कि अपने ब्रेकथ्रू के बाद सबसे पहला काम उसने अपनी नींव को सुधारना किया। उसने उस समय के सबसे प्रतिभाशाली मानव साधक को खोजा, उसकी प्रतिभा और आधार को सील किया और फिर उसकी दाव नींव को अपने अंदर समाहित कर लिया। वांग वेई यह सुनकर चौंक गया और उसने पूछा कि सील करने से ऐसा कैसे संभव है। उसे याद आया कि वू होंग ने पहले उसके दर्द को भी सील करके हटा दिया था, इसलिए उसे समझ आया कि यह साधारण शक्ति नहीं है। वू होंग ने समझाया कि उसकी सीलिंग दाव बहुत विशेष थी। जब वह किसी चीज़ को सील करती थी, तो वह उसे अपने नियंत्रण में ले सकती थी और उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकती थी जैसे वह उसका ही हिस्सा हो। उदाहरण के लिए, उस मानव प्रतिभा की पूर्ण दाव नींव को सील करने के बाद उसने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। हालांकि इस शक्ति की भी सीमाएं थीं। उसे जिस चीज़ को सील करना होता था, उसके बारे में गहरी समझ होना जरूरी था। जैसे अगर वह समय को सील करना चाहती, तो उसे समय के दाव की गहरी समझ होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति उससे अधिक ज्ञान रखता हो, तो वह उसकी सील को तोड़ सकता था या बल प्रयोग से उसे हट सकता था। वू होंग ने यह भी कहा कि उसके जीवन में ऐसे लोग बहुत कम रहे होंगे जो उसकी इस शक्ति का सामना कर सके। वांग वेई ने यह सुनकर सोचा कि इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। हर चीज़ की कोई न कोई सीमा होती है। साधक हमेशा पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और हर स्तर पर वे उसके करीब पहुंचते हैं। कई लोग मानते हैं कि ग्रेट एम्परर ही पूर्ण होते हैं, लेकिन आज जो उसने सीखा उससे लगता है कि शायद केवल पैरागॉन ही वास्तव में पूर्ण होते हैं, और शायद वह भी पूरी तरह नहीं। फिर उसने पूछा कि वह मानव प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन था जिसकी दाव नींव एम्प्रेस वू ने ली। उसने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार केवल उसकी संप्रदाय की एक विशेष साधना विधि ही पूर्ण दाव नींव बना सकती है। तो क्या वह व्यक्ति उसी संप्रदाय से था? वू होंग ने कहा कि हाँ, वह उसी संप्रदाय का था और उसे विशेष रूप से एक डेविल प्रिंस के मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा था, जो एम्प्रेस वू की सुंदरता से आकर्षित हुआ था। वांग वेई को उस पुराने व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे उस डेविल प्रिंस के प्रति अजीब सी नापसंदगी महसूस हुई। उसके मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि वह व्यक्ति एम्प्रेस वू की ओर देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है।
हालांकि कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वू होंग और एम्प्रेस वू के बीच गहरा संबंध है। उसने अपने मन को शांत किया और पूछा कि आगे क्या हुआ। वू होंग ने हल्की मुस्कान के साथ आगे बताया कि अपनी शक्ति में बदलाव के बाद एम्प्रेस वू आसानी से छिप सकती थी और उसने धीरे धीरे डेविल रेस के कई समूहों और संप्रदायों को नष्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में डेविल रेस ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह केवल कमजोर स्तर के डेविल्स को मार रही थी और उनकी सोच भी केवल ताकतवर के जीवित रहने पर आधारित थी। लेकिन जब उसकी हत्या की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। जब वे उसे नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने मानव जाति को धमकी दी कि यदि वह नहीं रुकी तो वे मनुष्यों को दंड देंगे। इसके बाद वह कुछ समय के लिए गायब हो गई। वह केवल हेवनविल की लड़ाई के दिन वापस आए। वहां उसका और थरी आई डेविल प्रिंस का अद्भुत युद्ध हुआ। शुरुआत में एम्प्रेस वू को बढ़त थी, लेकिन 9 डेविल गॉड्स ने गुप्त रूप से हस्तक्षेप किया और अपने प्रिंस की मदद की। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था और एम्प्रेस वू ने अंततः जीत हासिल की। उसने खुद को और दुनिया को साबित कर दिया कि वह हर चीज़ की योग्य है। वांग वेई ने कल्पना की कि वह युद्ध कितना भव्य रहा होगा। उसने पूछा कि इसके बाद क्या हुआ और वह क्यों गायब हो गई। वू होंग ने बताया कि उसने उस डेविल प्रिंस को मारा नहीं बल्कि उसे सील कर दिया और उसकी सारी शक्ति और प्रतिभा ले ली। इसके बाद उसने दाव को प्राप्त किया और एक इटर्नल एम्परर बन गई। हालांकि मानव जाति ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी उसने उनसे कोई द्वेष नहीं रखा क्योंकि वह उनकी स्थिति को समझती थी। दाव प्राप्त करने के बाद उसने 9 डेविल गॉड्स को इस दुनिया में प्रवेश करने से रोका और फिर अकेले ही डेविल रेस के खिलाफ भयंकर आक्रमण शुरू किया। उसने इस दुनिया में मौजूद सभी डेविल्स को समाप्त कर दिया और यहाँ तक कि 4 निषिद्ध स्थानों को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने अन्य दुनियाओं में जाकर भी वही किया जहाँ डेविल रेस ने हमला किया था। अंत में वह उनके मूल संसार में पहुंची और वहां 5 डेविल गॉड्स को मार डाला। बाकी डेविल गॉड्स ने किसी बलिदान विधि का उपयोग करके उसे निर्वासित कर दिया। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी यूनिवर्सल सील शक्ति का उपयोग करके पूरे डेविल संसार और बाकी डेविल गॉड्स को हमेशा के लिए सील कर दिया। उसने उस दुनिया की हेवनविल को भी सील कर दिया ताकि भविष्य में कोई नया डेविल गॉड पैदा न हो सके। इस प्रकार उसने अकेले ही डेविल युग का अंत कर दिया। आज के समय में डेविल रेस लगभग समाप्त हो चुकी है और जो बचे हैं वे दासों की तरह जीवन जी रहे हैं। उनकी किस्मत भी उसने सील कर दी थी ताकि वे फिर कभी उभर न सकें। ये सुनकर वांग वेई ने धीरे से कहा कि एम्प्रेस वो वास्तव में बहुत क्रूर और शक्तिशाली थी और उसने डेविल रेस को कोई मौका नहीं दिया। वू होंग ने उसकी ओर देखा और पूछा कि उसने उसे अपनी एम्प्रेस वो क्यों कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, वांग वेई ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों में उसने वू होंग की उसकी असलियत समझ लेने वाली क्षमता से निपटना सीख लिया था। उसे बस थोड़ा निर्लज और मोटी चमड़ी वाला बनना था। एम्प्रेस वू की कहानी खत्म होने के बाद दोनों ने चाय और भोजन के दौरान काफ़ी देर तक बातें की और फिर अपने अपने काम में लग गए। वू होंग अपने निवास पर लौट गई, जबकि वांग वेई यानचेन द्वारा बनाए गए छोटे संसार में अपनी साधना जारी रखने के लिए रुक गया। वह उस छोटे संसार में एक विशाल समुद्र के पास गया, अपने कपड़े उतारे और उन्हें परिष्कृत करना शुरू किया। उसने भारी गुरुत्वाकर्षण के साथ एक ऐसी व्यवस्था भी जोड़ी जो पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न करे ताकि उसके अंग और अधिक मजबूत हो सकें। इतना ही नहीं, वह साधना करते समय गोलियों को ऐसे खा रहा था जैसे वे मिठाई हों। इनमें आंतों को मजबूत करने वाली गोली, मांसपेशियों को सुदृढ़ करने वाली गोली, ड्रैगन हड्डी शक्ति गोली आदि शामिल थीं। ये सभी अत्यंत दुर्लभ और महंगी सेंट स्तर की औषधियाँ थीं। आमतौर पर साधक दिव्य शरीर स्तर के बाद अपने शरीर पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, इसलिए वे इन गोलियों का उपयोग अपनी कमी पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन वांग वेई इनका उपयोग अपने शरीर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कर रहा था। उसका शरीर पहले से ही बहुत मजबूत था, इसलिए वह इन शक्तिशाली दवाओं को सहन कर सकता था। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में इन्हें लेने से उसका शरीर टूटने लगा क्योंकि विभिन्न दवाओं की ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। फिर भी यह सब उसने जानबूझकर किया। वह अपने शरीर को नष्ट होने देता और फिर अपनी पुनर्जीवन शक्ति से उसे फिर से बनाता। इस लगातार विनाश और पुनर्निर्माण के कारण उसका शरीर और अधिक शक्तिशाली बनता गया। इस प्रक्रिया में वह अलग अलग गुणों वाली दवाओं को एक साथ उपयोग कर रहा था ताकि अधिक लाभ मिल सके। ये प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक थी, लेकिन अब वह दर्द का आदी हो चुका था। इस दौरान उसकी दर्द सहने की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही थी। कपड़ों को परिष्कृत करने के बाद उसने उन्हें पहना और समुद्र में गहराई तक चला गया। लगभग 10,000 मीटर नीचे पहुंचने पर दबाव बहुत अधिक हो गया, इसलिए वह वहीं रुक गया। गुरुत्वाकर्षण, कंपन, दवाओं की ऊर्जा और पानी के दबाव के साथ उसने अपने शरीर और दिव्य सागर की मूल शक्ति को सीमाओं से परे ले जाकर मजबूत करना शुरू किया। उसने अपनी आत्मा और दिव्य चेतना को भी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इस तरह वह एकांत साधना में चला गया और बाहरी दुनिया की जानकारी केवल संचार ताबीज के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता था। इस दौरान वह वू होंग से भी ताबीज के जरिए बातचीत करता रहा। कुछ महीने बीत गए।
सम्राट ज्ञान अकादमी के परीक्षण क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा था। मोशिंगयुन एक लाल बालों वाली सुंदर युवती के सामने खड़ी थी। दूसरी ओर गु बिंगकियान थी, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, काले बाल और आंखें थीं और उसका स्वभाव पवित्र था। लेकिन उसके मुंह से बहता खून और फटे हुए कपड़े उसकी स्थिति को दर्शा रहे थे। गु बिंगकियान 9 यिन शरीर की स्वामिनी थी और उसने अब तक सभी को हराया था, लेकिन आज उसे बराबरी का प्रतिद्वंदी मिला था। उसने खुद को शांत किया और तलवार घुमाते हुए बर्फ की अनगिनत तलवारें अपनी प्रतिद्वंदी पर भेज दीं। मोशिंगयुन ने शांत स्वर में कहा कि वही पुराना तरीका है और हाथ हिलाते ही काली ऊर्जा से सभी तलवारों को निगल लिया। गु बिंगकियान जानती थी कि यह हमला सफल नहीं होगा। वह सिर्फ उसकी सीमा जांच रही थी, लेकिन असफल रही। अंत में उसने अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता का उपयोग किया। उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए और उसने ठंडी आवाज में कहा, हेल फ्रीज। तुरंत आसपास का क्षेत्र जम गया। पेड़, पहाड़ और नदियां सब बर्फ बन गए। इस क्षेत्र में भयानक आत्माएं प्रकट हुईं जो डरावनी दिखती थीं। मोशिंगयुन ने उनकी ऊर्जा को निगलने की कोशिश की, लेकिन वह आसान नहीं था। उसने स्थिति का विश्लेषण किया और समझा कि यह एक प्रकार का क्षेत्रीय लाभ है जो गु बिंगकियान ने बनाया है। फिर उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन आत्माओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वे गु बिंगकियान के बजाय उसी के आदेश मानने लगीं और उसी पर हमला करने लगीं। गु बिंगकियान ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार पुनर्जीवित हो जाती थीं। जो पहले उसका लाभ था, अब उसके खिलाफ हो गया। मोशिंगयुन ने देखा कि गु बिंगकियान के पास अब कोई मजबूत योजना नहीं है। उसने सोचा कि वह केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रही है और संतुलन नहीं बनाया। फिर उसने डिवोरिंग फायर का उपयोग किया और पूरे क्षेत्र की ठंडक समाप्त कर दी। गु बिंगकियान की योजना विफल हो गई। कुछ समय संघर्ष के बाद अंततः गु बिंगकियान मारी गई। मोशिंगयुन ने उसके शरीर को भी निगल लिया और उसकी शक्ति प्राप्त कर ली। उसने अपनी नई शक्ति को महसूस किया और उसे परखने लगी। तभी अचानक एक आवाज आई, स्वर्ग निगलने वाली काया के योग्य, जो दूसरों की शक्तियां छीन सकती है। मोशिंगयुन चौंक गई और जोर से बोली, कौन है वहां? मोशिंगयुन सच में चौंक गई थी क्योंकि कोई उसके इतने पास आ गया था और उसे पता तक नहीं चला। एक डेविल साधना परिवार में जन्म लेने के कारण उसने बचपन से ही सतर्क रहना सीखा था, नहीं तो वह इतने समय तक जीवित नहीं रह पाती। भले ही वह हेवन डिवोरिंग एम्परर की वंशज थी, फिर भी उसके परिवार ने उसके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसे और कठोर प्रशिक्षण दिया गया। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि उसके आसपास एक शक्तिशाली संरचना बनाई गई है जिसने उसे और पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। पहले उसे लगा कि यह हमला है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने समझ लिया कि यह संरचना केवल बाहर के लोगों को यहाँ की घटनाएं देखने से रोकने के लिए बनाई गई है। फिर भी उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। कुछ ही क्षणों बाद उसने एक साधारण व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर हुड था, लेकिन वह समझ गई कि वह पुरुष है। उसे लगा कि उस व्यक्ति में कुछ अजीब है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी क्या। उसने शांत स्वर में पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। साथ ही उसने अपने पैरों से गुप्त रूप से एक जादू तैयार कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर हमला कर सके। उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी चालें बेकार हैं क्योंकि वह सब देख सकता है और यह शरीर केवल एक माध्यम है जिससे वह उससे बात कर रहा है, इसलिए उसे नष्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी योजना पकड़ी जाने के बावजूद मोशिंगयुन शांत रही। उसने कहा कि यदि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कर चुका होता, इसलिए स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह क्या चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि वह एक सौदा करना चाहता है। उसने मांग रखी कि मोशिंगयुन अपने रक्तसार से एक डिवोरिंग ताबीज बनाए। ये सुनकर वह सतर्क हो गई। उसने कहा कि विशेष शरीर वाले लोगों का रक्त बहुत मूल्यवान होता है और इसका उपयोग खतरनाक श्रापों में किया जा सकता है, इसलिए वह आसानी से यह नहीं देगी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि वह इसके बदले उसे ग्लटनी स्वेलोइंग स्क्रिप्चर का स्थान बताएगा। मोशिंगयुन ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि उसके पूर्वज ने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा था। हालांकि उसके मन में उत्सुकता भी थी। उस व्यक्ति ने बताया कि असली ग्रंथ एक डेविल गॉड ने बनाया था और उसके पूर्वज को उसका आधा हिस्सा मिला था। बाद में उसने 12 प्राचीन ताबीजों में से एक की मदद से इसे पूरा किया और हेवन डिवोफिजिक बनाया। मोशिंगयुन ने यह सुनकर गहराई से सोचना शुरू किया। उसे कुछ पुरानी अफवाहें याद आईं जो इस बात का संकेत देती थीं। उसने पूछा कि क्या वह उसे वही मूल ग्रंथ देगा या उसके पूर्वज वाला। उस व्यक्ति ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता और उसकी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उसने बताया कि मोशिंगयुन अपने शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है और उसका तरीका धीमा और त्रुटिपूर्ण है। शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों के सामने ये कमजोरी उसे खत्म कर सकती है। ये सुनकर वह अंदर से हिल गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि यह सच है। कुछ देर बाद उसने प्रस्ताव रखा कि वह सौदा मान सकती है, लेकिन बदले में उसे कुछ शक्तिशाली शरीरों को पकड़ने में मदद चाहिए। उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया और कहा कि या तो उसकी शर्तें मानो या सौदा खत्म करो। मोशिंगयुन ने आखिरी सवाल पूछा कि यदि उसे ग्रंथ का स्थान पता है तो वह खुद क्यों नहीं ले लेता।
उस व्यक्ति ने कहा कि अगर वह ऐसा कर सकता तो उसे सौदे की जरूरत नहीं होती। इससे मो शिंगयुन को समझ आया कि उस व्यक्ति पर कोई सीमा है। उसने सावधानी रखते हुए सौदे के लिए सहमति जताई और एक अनुबंध की बात की। उस व्यक्ति ने अपना अनुबंध दिया जिसे उसने ध्यान से पढ़ा और हस्ताक्षर किए। सामान्य स्थिति में वह ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन इस समय उसके पास विकल्प नहीं था क्योंकि उसे अपनी शक्ति जल्दी बढ़ानी थी। सौदा पूरा होने के बाद उसने ताबीज बनाया और उस व्यक्ति ने उसे उस गुप्त स्थान की पूरी जानकारी दी जहां ग्रंथ का दूसरा भाग है, साथ ही वहां आने वाली परीक्षाओं के बारे में भी बताया। इसके बाद वह व्यक्ति गायब हो गया और संरचना हट गई। बाहर की दुनिया फिर से उसे देख सकती थी, लेकिन वह पहले से कमजोर दिख रही थी। वह व्यक्ति एक विशेष स्थान पर पहुंचा और उसका शरीर कणों में बदलकर गायब हो गया। उसकी जगह एक आभासी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक कमरे में गई जहां एक युवा ताओवादी साधक ध्यान कर रहा था। वह फेंग हेंग था। जैसे ही आकृति अंदर आई, उसने आंखें खोलीं और कहा, गुरु, आप कहाँ थे? फेंग हेंग अपने गुरु के इस तरह अचानक गायब हो जाने का आदी था, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया कि यह उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को सुरक्षित रखने से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः उसे अपने गुरु की चिंता नहीं होती थी क्योंकि उनकी शक्ति और छिपने की क्षमता बहुत अधिक थी, लेकिन इस समय स्थिति अलग थी। वे एक ऐसे टूर्नामेंट में थे जिसे पूरी दुनिया में अनगिनत लोग देख रहे थे, इसलिए पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। शीफुयू ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था और उसने पूरी सावधानी बरती थी। फेंग हेंग ने उत्सुकता से पूछा कि वह काम क्या है। शीफुयू ने पहले आसपास की सभी व्यवस्थाओं को सक्रिय किया ताकि कोई जासूसी न कर सके, फिर कहा कि उसने ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे फेंग हेंग बिना किसी दोष के पूरी तरह यिन यांग आंखों को प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर फेंग हेंग उत्साहित हो गया। वह तुरंत उठा और अपने स्पेस रिंग से एक 5 साल के बच्चे का शरीर निकाला जिसकी आंखें नहीं थीं। वह उसे ठंडे भाव से देखने लगा। फिर उसने पूछा कि अब क्या करना होगा। शीफुयू ने कहा कि वह उसकी चेतना सागर में प्रवेश करेगा और उसे मार्गदर्शन देगा, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, पहले के अनुभवों से भी ज्यादा। फेंग हेंग ने बिना हिचकिचाए इसे स्वीकार कर लिया। वह ध्यान में बैठ गया और कुछ देर बाद तैयार हो गया। फिर उसने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि भविष्य में जब वह महान सम्राट बनेगा तो उसे पुनर्जीवित करेगा। शीफुयू ने यह सुनकर हल्का सा आह भरी और कहा कि उसे उस पर भरोसा है, लेकिन अभी भावुक होने का समय नहीं है। इसके बाद वह प्रकाश के कणों में बदल गया और फेंग हेंग की चेतना में प्रवेश कर गया। वहां उसने उसकी आत्मा को एक कांस्य बादल के रूप में देखा। उसने एक ताबीज निकाला जिस पर लाल रंग से अजीब चिन्ह बने थे। ये वास्तव में दिव्य प्रतीक थे और वह ताबीज मो शिंगयुन के रक्त से बना था। उसने ताबीज को सक्रिय किया और फेंग हेंग की आत्मा पर छोड़ दिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी आत्मा पूरी तरह निगल ली गई। इसके बाद शीफुयू ने धीरे से कहा कि वह मजबूर है और अपने इतने वर्षों की योजना को नहीं बदल सकता। फिर उसने फेंग हेंग की आत्मा को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और उसकी सारी यादें और ज्ञान प्राप्त कर लिया, यहाँ तक कि वे भी जो सील किए गए थे। उसने अपनी पुरानी शक्ति और पहचान को त्याग दिया और पूरी तरह फेंग हेंग बन गया। हालांकि उसने अपनी असली शक्ति को पूरी तरह छोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपनी चेतना में सील कर दिया। अब वह स्वयं को फेंग हेंग कहने लगा, लेकिन उसके अंदर असल में शीफुयू ही था। कुछ समय बाद उसने उस ताबीज का उपयोग करके खुद को पूरी तरह फेंग हेंग जैसा बना लिया ताकि कोई भी उसकी आत्मा की जांच करे तो उसे संदेह न हो। फिर उसने उस बच्चे के शरीर को भी आत्मसात कर लिया और यिन यांग आंखों की शक्ति प्राप्त कर ली। उसकी आंखें यिन यांग प्रतीक में बदल गईं। इसके बाद उसने अपनी नई शक्ति का परीक्षण किया और एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई जिसमें बुद्ध के मंत्र गूंजने लगे। ये देखकर वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में पागलपन, दुख और संतोष तीनों थे। उसने कहा कि अंततः वह सफल हो गया और अब वह उस सम्राट की योजना को विफल कर देगा जिसने बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की थी। वह यिन यांग आंखों की मदद से एक नई साधना प्रणाली बनाएगा जो ताओ और बौद्ध दोनों को मिलाकर बनेगी। इससे उसका नया संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा कि उसे खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह ताओ धर्म से जुड़ा होगा। वह लंबे समय तक पागलों की तरह हंसता रहा। यह उसके लिए एक प्रकार का मानसिक मुक्त होने का क्षण था। उसने अपने अतीत को याद किया और उन सभी कष्टों को जो उसने झेले थे। बौद्ध धर्म के पूर्ण विनाश के बाद वह लगभग पागलपन की स्थिति में पहुंच गया था। उस विनाश में किसी भी बौद्ध संप्रदाय को नहीं छोड़ा गया था। सभी को समाप्त कर दिया गया था और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व की जड़ को भी खत्म कर दिया गया था ताकि वे फिर कभी अस्तित्व में न आ सकें। यह विनाश इतना पूर्ण था कि ऐसा लगता था जैसे बौद्ध धर्म कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अगरबत्ती युग के अंत में जब बौद्ध धर्म का विनाश हो रहा था, तब उसके उच्च स्तर के भिक्षुओं ने अपने धर्म के भविष्य के लिए एक अंतिम योजना बनाई। एक समूह ने पश्चिमी शुद्ध आनंद भूमि में एक उच्च अस्तित्व को बुलाने की रस्म की व्यवस्था की ताकि एब्सोल्यूट बिगिनिंग एम्परर को वहां फंसाया जा सके। उन्हें पता था कि वह मरेगा नहीं, लेकिन अगर वह घायल हो जाए तो भी उनके लिए पर्याप्त होगा। इस बीच दूसरे समूह ने एक और योजना बनाई।
उन्होंने तय किया कि किसी एक व्यक्ति को जीवित रखा जाए जो भविष्य में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर सके। समय बहुत कम था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति मिलाकर एक विशेष संरचना बनाई जिससे वे अपनी सारी आशा और इच्छाएं एक व्यक्ति में डाल सके, और वह व्यक्ति था शीफुयू। उस समय शीफुयू बहुत प्रतिभाशाली भिक्षु था और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसे चुना गया। उस संरचना के कारण उसे एक प्रकार की अमरता मिली, लेकिन इसके लिए उसे समय समय पर आस्था की शक्ति को ग्रहण करना पड़ता था। इसका नुकसान ये था कि वह आधा मृत हो गया और केवल प्राइमोर्डियल स्पिरिट के रूप में ही रह सकता था। उसकी शक्ति भी सीमित हो गई थी। हालांकि उसने एक ऐसी छिपने की विधि विकसित कर ली थी जिससे वह महान सम्राटों से भी छिप सकता था जब तक वह खुद को प्रकट न करे। कुछ ही विशेष लोग उसे पहचान सकते थे और एटर्नल एम्परर उनमें से एक था। इसलिए उसे छिपाने के लिए उसे सबसे खतरनाक स्थान नेदरहिल में रखा गया। नेदरहिल दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमय स्थानों में से एक था। कई महान सम्राट और एटर्नल एम्परर भी उसे नष्ट करने में असफल रहे थे, यहाँ तक कि एम्प्रेस वो भी कुछ नहीं कर पाई थी। वहाँ की शक्ति की मदद से शीफुयू लंबे समय तक छिपा रहा। इसके बाद वह भटकती आत्मा की तरह घूमता रहा और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के तरीके खोजता रहा। उसने पहले अपने विचारों और शिक्षाओं को फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही वे लिखे जाते, नष्ट हो जाते। जब वह लोगों को सिखाने की कोशिश करता तो वे सब भूल जाते। कुछ शक्तिशाली ग्रंथ ऐसे थे जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्हें केवल बहुत प्रतिभाशाली लोग ही सीख सकते थे और वे भी उन्हें आगे नहीं सिखा सकते थे। डेविल युग में उसने सोचा कि शायद अब बौद्ध धर्म को मौका मिलेगा, क्योंकि उसकी शिक्षाएं डेविल रेस के खिलाफ उपयोगी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वह निराश हो गया। कई बार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन होप फॉर्मेशन उसे मरने नहीं देता था। हर बार उसे उसके उद्देश्य की याद दिलाई जाती थी। समय के साथ वह लंबे समय तक गहरी नींद में रहता ताकि पागल न हो जाए। 3 युग और अरबों वर्षों के बाद उसे एक उपाय मिला। उसे समझ आया कि अगर वह एब्सोल्यूट बिगिनिंग दाओ आर्ट को पूरी तरह सीख ले तो वह बौद्ध धर्म की शुरुआत को फिर से खोज सकता है जिसे मिटा दिया गया था। लेकिन वह इसे सीधे वापस नहीं लाना चाहता था। इसके बजाय वह इसे थोड़ा बदलकर एक नया मार्ग बनाना चाहता था जिसमें बौद्ध और ताओ दोनों शामिल हों। इस तरह वह उस शक्ति को धोखा दे सकता था जिसने बौद्ध धर्म को खत्म किया था। इस नई प्रणाली में बौद्ध धर्म की किस्मत ताओ धर्म से जुड़ी होगी। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। लेकिन इसके लिए उसे कई चीज़ों की ज़रूरत थी। उसे यिन यांग आंखें चाहिए थीं, एब्सोल्यूट बिगिनिंग दाओ आर्ट तक पहुंच चाहिए थी, और उसे खुद एक महान सम्राट बनना था। वह जानता था कि यह लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसी विशेष शक्तियां स्वर्ग द्वारा दी जाती हैं। उसने कोशिश की कि वह ऐसी साधना बनाए जिससे वह दूसरों की शक्तियां ले सके, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि उसका स्वभाव इसके अनुकूल नहीं था। फिर उसने एक योजना बनाई कि वह किसी और को तैयार करेगा। उसने मो शिंगयुन के पूर्वज को चुना और उसे प्रशिक्षित किया। उसने उसे ग्लटनी स्वेलोइंग स्क्रिप्चर तक पहुंच दिलाई और विशेष ताबीज प्राप्त करने में मदद की। लेकिन जब वह शक्तिशाली हो गया तो उसने शीफुयू को ही निगलने की कोशिश की। शीफुयू बच गया और फिर से छिप गया। इसके बाद उसने खुद यिन यांग आंखों को पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार देर हो जाती थी। आखिरकार उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी अमरता त्याग कर भविष्य देखा और सही समय का पता लगाया जब दोनों शक्तियां एक साथ प्रकट होंगी। फिर उसने फैंग हेंग को चुना और उसे तैयार किया। उसने उसे ताओ धर्म में प्रशिक्षित किया ताकि वह सही व्यक्ति बन सके। अब उसकी सारी योजनाएं सफल हो चुकी थीं और वह अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा था। अब जब उसकी सारी योजनाएं सफल हो चुकी थीं, फैंग हेंग अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। अन्य सभी स्वर्गीय प्रतिभाओं की तरह वह भी सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर महान सम्राट बनना चाहता था, इसलिए उसने आगे की योजना बनानी शुरू की। उसने सोचा कि अब जब वह फैंग हेंग बन चुका है तो उसकी योजना का अगला चरण शुरू हो सकता है। उसकी प्रतिभा, अनुभव और भविष्य में एब्सोल्यूट बिगिनिंग दाओ आर्ट प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि अधिकांश स्वर्गीय प्रतिभाएं उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसने 3 लोगों को अलग माना। पहला वांग वेई था। उसने सोचा कि वह स्वयं ही जल्द समाप्त हो जाएगा क्योंकि वह एक छिपे हुए सर्वोच्च दाव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत खतरनाक है। दूसरी वू होंग थी। उसे लगा कि वह एम्प्रेस वू की तरह दिखती है और उसके पास भी गहरे रहस्य हैं, इसलिए वह एक कठिन प्रतिद्वंदी होगी। तीसरा दी तियान था। उसे महसूस हुआ कि वह उसे पहले कहीं मिल चुका है और संभव है कि वह किसी पुराने शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म हो, इसलिए उसे भी सावधानी से देखना होगा। उसने निश्चय किया कि इस पीढ़ी का सर्वोच्च स्थान उसी का होगा और वह एक नए बौद्ध युग की शुरुआत करेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक ताबीज के माध्यम से ताई प्रोफाउंड गेट के प्रमुख से संपर्क किया। सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ जो शांत और गंभीर था। फैंग हेंग ने कहा कि उसने यिन यांग आंखों को जागृत कर लिया है। ये सुनकर प्रमुख आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि ऐसी शक्तियां जन्म से होती हैं और जीवन में बाद में जागृत होना अत्यंत दुर्लभ है।
उसने सोचा कि यह उसी कारण हुआ होगा कि उसकी आत्मा की ज्योति कुछ समय के लिए बुझ गई थी। ये भी माना जाता था कि इस युग में शीर्ष 10 दिव्य शरीर प्रकट होंगे, लेकिन अब तक ये नहीं दिखा था। प्रमुख बहुत खुश हुआ और पूछा कि अब वह क्या करना चाहता है। फैंग हेंग ने कहा कि वह एब्सोल्यूट बिगिनिंग दाओ आर्ट का अभ्यास करना चाहता है। प्रमुख ने उसे चेतावनी दी कि उसने पहले से ही एक साधना पद्धति में बहुत समय लगाया है और उसे बदलना कठिन होगा। इसके अलावा इस नई विधि को सीखने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। फिर भी फैंग हेंग ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहा कि वह यही करना चाहता है। प्रमुख ने उसकी दृढ़ता देखकर सहमति दे दी, लेकिन यह भी तय किया कि पहले उसकी पूरी जांच की जाएगी क्योंकि उसकी आत्मा कुछ समय के लिए समाप्त हो गई थी। फिर उसने पूछा कि वह टूर्नामेंट के बारे में क्या करेगा। फैंग हेंग ने कहा कि वह इसमें आगे भाग नहीं लेना चाहता और वह संप्रदाय की परीक्षा पर ध्यान देना चाहता है। उसने ये भी कहा कि दाव टैबलेट्स तक पहुंच संप्रदाय व्यवस्था कर देगा। प्रमुख ने उसकी बात मान ली और संपर्क समाप्त कर दिया। फैंग हेंग ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने बिना किसी संदेह के पहला चरण पार कर लिया था। उसने असली कारण नहीं बताया था कि वह टूर्नामेंट क्यों छोड़ रहा है। असल में वह अपना नाम स्वर्गीय संरक्षण ग्रंथ में दर्ज नहीं कराना चाहता था। यदि ऐसा होता तो स्वर्गीय नियम उसे पहचान लेते और तुरंत दिव्य दंड बिजली उसे नष्ट कर देती। हालांकि अब वह पूरी तरह फैंग हेंग बन चुका था, फिर भी वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने इतने युगों तक योजना बनाई थी और अब कोई गलती नहीं करना चाहता था। जहां तक 3000 दाव टैबलेट्स की बात थी, वह उन्हें पहले ही कई बार देख चुका था। वह केवल अपनी समझ को और बढ़ाने और दूसरों के संदेह से बचने के लिए उन्हें फिर से देखना चाहता था। इसके बाद उसने अपने रक्षक को बुलाया और टूर्नामेंट से बाहर निकल गया। उसके जाने पर कुछ लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कई अन्य शक्तिशाली प्रतिभाएं भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही थीं। अकादमी के उच्च अधिकारियों को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि वे इन प्रतिभाओं से क्यूई लक प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन ताई प्रोफाउंड गेट द्वारा दिए गए पुरस्कारों से वे संतुष्ट थे। इस तरह 10 वर्ष बीत गए और प्रतियोगिता जारी रही। 15 अरब प्रतिभागियों में से केवल 1 अरब बचे थे, जिससे ये स्पष्ट था कि प्रतियोगिता का अंत निकट है। अकादमी के उच्च अधिकारी प्रतियोगिता देख रहे थे। उनके लिए 10 साल का समय बहुत छोटा था। तभी प्रधानाचार्य बायहान को अचानक कुछ अजीब लगा। उसने अपनी दिव्य चेतना से पूरे क्षेत्र की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने गहराई से गणना की और अचानक खड़ा होकर चिल्लाया कि आखिर हो क्या रहा है। सभी शिक्षक प्रधानाचार्य के अचानक इस व्यवहार से चौंक गए। बायहान हमेशा शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उनका इस तरह प्रतिक्रिया देना असामान्य था। एक शिक्षक ने पूछा कि क्या हुआ है। बायहान ने खुद को शांत किया और बताया कि उन्होंने स्वर्ग के रहस्यों की गणना की है और पाया है कि उनकी अकादमी की क्यूई लग 5% कम हो गई है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। इतनी बड़ी संस्था के लिए 1% की कमी भी गंभीर होती है, लेकिन यहाँ तो 5% कम हो चुकी थी और किसी को पता भी नहीं चला। सभी शिक्षकों ने स्वयं गणना की और वही परिणाम पाया। अब सभी चिंतित हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बायहान ने तुरंत अकादमी की गुप्त सूचना एजेंसी को सक्रिय किया। कुछ दिनों बाद उन्हें रिपोर्ट मिली कि पूरे संसार में यह अफवाह फैल गई है कि उनकी अकादमी पेशेवरों जैसे एल्केमिस्ट, ताबीज निर्माता और अन्य कारीगरों का अपमान करती है। इस कारण इन सभी वर्गों में अकादमी के प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हो गई और यही उनकी क्यूई लक में भारी गिरावट का कारण बना। कुछ शिक्षकों ने कहा कि यदि वे सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट कर दें तो स्थिति संभल सकती है, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि यह सब संयोग नहीं है क्योंकि इतनी तेजी से अफवाह फैलना किसी योजना का हिस्सा लगता है। तब बायहान ने कहा कि हाल के वर्षों में उनका टकराव किससे हुआ है। ये सुनकर एक शिक्षक ने वांग वेई का नाम लिया और उसे याद आया कि उद्घाटन समारोह में कुछ अजीब हुआ था। अब उन्हें समझ आ गया कि यह सब पहले से योजना बनाकर किया गया था। उन्होंने तय किया कि वे सार्वजनिक घोषणा करेंगे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। उधर यानचेन के छोटे संसार में समुद्र की गहराई में वांग वेई ने अपनी साधना से आंखें खोली और अपने पिता से संपर्क किया। उसके पिता ने बताया कि अकादमी को अब उनकी योजना का पता चल गया है और वे प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहे हैं। वांग वेई ने पूछा कितना समय बीत चुका है और जवाब मिला 10 वर्ष। वांग वेई ने कहा कि योजना सफल रही क्योंकि उसकी मां ने स्वर्ग के रहस्यों को छिपाकर अकादमी को देर से पता चलने दिया। फिर उसने अपने पिता से कहा कि अब योजना का दूसरा चरण शुरू किया जाए और जनमत का उपयोग करके अकादमी की क्यूई लक और घटाई जाए, लेकिन सावधानी भी बरती जाए क्योंकि विरोधी भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद उसने संपर्क समाप्त कर दिया और फिर से साधना में लग गया। इस योजना के तहत अनेक एजेंट पूरे संसार में फैल गए और उन्होंने अकादमी के खिलाफ और भी अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। इनमें से कई बातें झूठी थीं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने आम लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाई। इसके लिए विशेष पर्चे बनाए गए जो सीधे लोगों के मन में जानकारी पहुंचा देते थे, चाहे वे पढ़े लिखे हों या नहीं। इन पर्चों में अकादमी के खिलाफ सबूत भी दिखाए गए, जिनमें से कई नकली थे।
कई साधक समझते थे कि यह सब झूठ है, लेकिन वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। ये सब केवल एक संप्रदाय का काम नहीं था, बल्कि कई शक्तिशाली समूहों ने मिलकर किया था, क्योंकि उन्हें इसके बदले लाभ मिला था। अकादमी ने भी अपने सहयोगियों को बुलाया और अफवाहों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी क्यूई लग 3% और कम हो गई। स्थिति गंभीर होने पर बायहान ने सार्वजनिक घोषणा करने का निर्णय लिया। जब वह बोलने ही वाले थे, तभी अचानक प्रसारण बदल गया और एक वीडियो दिखने लगा जिसमें अकादमी का एक उच्च अधिकारी शराब पीकर अनैतिक बातें कर रहा था। बायहान ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि नियंत्रण उनके हाथ में नहीं था। उस व्यक्ति ने खुलेआम स्वीकार किया कि उन्होंने अल्केमिस्टों के साथ बुरा व्यवहार किया था और अपने निजी जीवन की भी शर्मनाक बातें बताईं। ये सब देखकर स्थिति और खराब हो गई। अंत में बताया गया कि वांग वेई अब 145 वर्ष का हो चुका है।